आज दिनांक 15 मई 2020 को मैं डॉक्टर मनोजी राय, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग टीएस कॉलेज हिसुआ, स्नातक तृतीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को भाषा और बोली में अंतर और उनके बीच संबंध पर व्याख्यान देने जा रहा हूँ। भाषा और बोली दोनों विचार विनिमय के साधन है। कब भाषा बोली बन जाएगी और कब बोली भाषा बन जाएगी, इसका निर्धारण कोई भी भाषाविद नहीं कर सकता है। साहित्य, कला, विज्ञान, धर्म, दर्शन, संस्कृति आदि के आधार पर बोली भाषा बन जाती है और इनके अभाव में जो भाषा है वह बोली बन जाती है। इस कारण जिस बोली को प्रश्रय मिलता है साहित्य का, धर्म का, दर्शन का, सेना का, वह बोली भाषा बन जाएगी और इनके अभाव में भाषा बोली बन जाती है। उदाहरण स्वरूप आर्यावर्त के मेरठ और दिल्ली के बीच में बोली जाने वाली खड़ी हिंदी कालांतर में भारत की राजधानी दिल्ली के बन जाने के बाद वह खड़ी बोली राष्ट्रभाषा बन गई। अर्थात चूंकि उस दिल्ली के इर्द गिर्द जो भी बोली जाती थी बोली, उसका नाम था खड़ी बोली, और वह खड़ी बोली चूंकि केंद्र दिल्ली बन गई, इस कारण वह बोली भारत की राष्ट्रभाषा बन गई और अन्य बोलियों से वह महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंच गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि साहित्य, धर्म, दर्शन, संस्कृति, सैन्य सुरक्षा, कार्य व्यापार, परंपरा आदि के आधार पर बोली भाषा बनती है और इनके अभाव में भाषा बोली बन जाती है। बहुत पहले जो हिब्रू थी उसमें यहूदियों का जिंदाबिस्ता धार्मिक ग्रंथ लिखा गया था। यहूदी पूरे संसार में हर देश में छिटपुट रूप में निवास करते थे। वहां पर उन देशों की बोलियों में उनकी बोली घुली मुली ही रहती थी, और बाद में जब इजराइल में अन्य देशों से यहूदी आकर के बसने लगे तो मृत हो चुकी उस हिब्रू भाषा को उन्होंने वहां राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। जो भारत के मणिपुर से गए थे, जो रूस के गए थे, जो फ्रांस से गए थे, जो जर्मनी से गए थे, उन यहूदियों ने वहां की अपनी बोली या भाषा का परित्याग कर दिया और हिब्रू भाषा जो कई देशों में एक बोली विशेष बन गई थी,
उसको राष्ट्रभाषा के स्वरूप में अपना लिया और आज एकमात्र हिब्रू भाषा के चलते इजराइल संसार का सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र इस क्षेत्र में बना है, इसलिए कि वहाँ पर मात्र 77 लाख जनसंख्या है और इतनी कम जनसंख्या के बावजूद वह हर क्षेत्र में विश्व में शीर्ष पर है। दूसरा उदाहरण है भारत में जिस समय अकबर का शासनकाल था, अकबर के शासनकाल में अरबी फारसी भाषा न्यायालय की भाषा बन गई थी। राजकीय कार्य जो भी होते थे अरबी और फारसी में होते थे। आश्चर्य है कि देश की आज़ादी के बाद भी आज भी कोर्ट में जो मजमून लिखाए जाते हैं वे अरबी फारसी भाषा से ही प्रभावित रहते हैं। तो उस समय दिल्ली के शासन की भाषा अरबी फारसी थी, लेकिन उस काल के दो क्षेत्र के कवियों ने, खासकर राम भक्ति शाखा के कवियों ने और कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों ने क्रमशः अवधी और ब्रज भाषा को अपने काव्य की भाषा के रूप में स्वीकार किया और वह ब्रज और अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली तत्कालीन समय में एक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई और जितने भी साहित्य रचे गए अकबर के शासन काल में भी वे सभी अवधी या ब्रजभाषा में ही रचे गए। जो दरबारी अधिकारी थे उन्होंने अरबी फारसी का आश्रय भले ही लिया, लेकिन साहित्य की भाषा अरबी और फारसी नहीं होकर के ब्रजभाषा और अवधी बन गई। यहाँ तक कि जायसी आदि जो सूफी कवि थे, मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने भी अवधी भाषा को ही अपनाया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारे राष्ट्र में जो हमारी सेना है, उस सेना के जवान तमिलनाडु से तमिल बोलने वाले, बंगाल से बंगाली बोलने वाले, महाराष्ट्र से मराठी बोलने वाले, गुजरात से गुजराती बोलने वाले, उड़ीसा से उड़िया बोलने वाले, आंध्र प्रदेश से तेलुगु बोलने वाले, केरल से मलयालम बोलने वाले, पंजाब से पंजाबी बोलने वाले रहते हैं। लेकिन जब वह सेना में बहाल हो जाते हैं तब उन्हें हिंदी सीखनी पड़ती है और सेना की भाषा या तो अंग्रेजी रहती है या हिंदी रहती है। इस प्रकार सैनिकों के चलते वह जो क्षेत्रीय स्तर पर बोलने जाने वाली खड़ी बोली थी वह हमारी हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित होती है। कभी ऐसा था कि जब उत्तर पश्चिम क्षेत्र से मुस्लिम आक्रमणकारी आए हमारे देश में, तो उनके आगमन के पश्चात उनकी सेना बहुत लंबी चौड़ी नहीं होती थी। उस सेना में भारत के भी
कुछ सैनिक शामिल हो जाते थे और यहाँ की खड़ी बोली और वहाँ की अरबी और फारसी के बीच से एक भाषा का जन्म हुआ, जिसको बाजार की भाषा कहा जाता था, युद्ध शिविर की भाषा कहा जाता था। और वह भाषा उर्दू कही जाने लगी। और मुस्लिम शासन के पश्चात उर्दू भाषा भारत की एक प्रमुख भाषा बन गई, जो सैन्य शिविर की भाषा थी, एक खास बाजार की भाषा थी, बल्कि बोली थी। वह बोली जन्म लेती है भारत में, यहाँ तक कि उर्दू भाषा इराक में, ईरान में, सीरिया में, कुवैत में न तो बोली जाती है और न समझी जाती है। वह मेड इन इंडिया है, भारत की भाषा। तो वह बोली चूंकि राज्याश्रय का सहारा पा गई, इस कारण बोली के क्षेत्र से बाहर होकर के वह भाषा बन गई। भारतेंदु युग के आने के बाद भारत में एक क्रांति जगी, और वह क्रांति थी खाड़ी बोली के हिंदी के रूप में प्रसार प्रचार की। आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। प्रारंभिक कविताएं उनकी ब्रजभाषा से प्रभावित थी, लेकिन बाद में भाषा विज्ञान, कविता, नाटक, कहानी, एकांकी, अनुवाद, यात्रा वृतांत, उपन्यास इत्यादि की भाषा खड़ी बोली हुई, जो प्रतिष्ठित हिंदी भाषा के रूप में हो गई, और पूर्व की जो साहित्यिक अवलंबन प्राप्त करके भाषा के रूप में बनी हुई थी, अवधी और ब्रज, वह साहित्य से दूर होकर के पुनः बोली के रूप में आ गई। दूसरा उदाहरण देखा जाए, भारत से जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो हिंदी के समकक्ष उर्दू, जो कभी सैन्य शिविर की बोली थी, पाकिस्तान ने अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। पूर्वी पाकिस्तान में, जो अभी बांग्लादेश कहा जाता है, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने उर्दू को भारत के बंटवारा के बाद भी कभी स्वीकार नहीं किया। उनकी लड़ाई रही अमार सोनार बांग्ला, और उन्होंने जो लड़ाई लड़ी बंग मुक्ति की, बांग्लादेश की मुक्ति की, उस लड़ाई में जब भारत से अलग हुए पाकिस्तान से, बांग्लादेश के रूप में उस क्षेत्र का विभाजन हुआ, वह एक नया राष्ट्र बना, तो वहाँ उर्दू भाषा जो पहले राष्ट्र भाषा थी, उसको छोड़ करके उसने बंगाल राज्य की जो बोली थी बांग्ला, उसे अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की, और आज बांग्लादेश की राष्ट्रभाषा
वही बांग्ला है जिस बांग्ला में पश्चिमी बंगाल अर्थात भारतीय भूभाग में जो बांग्ला बोली जाती है वही बांग्लादेश की भाषा है। यही नहीं, जब किसी देश पर किसी शासन का आक्रमण होता है, उस देश के लोग अपनी भाषा को भुला देते हैं और वह भाषा वहां की बोली के रूप में परिवर्तित हो जाती है। स्थिति यह होती है कि वहां वह भाषा बोली के रूप में होती है, धीरे धीरे बोली से भी समाप्त हो जाती है। जैसे कभी फारस में यानी ईरान में पारसी धर्मावलंबी रहते थे, पर्शियन वहां की भाषा थी। लेकिन बाद में इस्लाम का जब आगमन हुआ तो उस इस्लाम के आगमन के बाद पर्शियन जो मूल लोग थे वहां से भाग करके भारत या अन्य देशों में चले गए या उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया। आज स्थिति है कि उनकी अपनी मूल भाषा समाप्त हो गई। भारत में आए तो भारत में आने के बाद उन्होंने स्वीकार किया या तो हिंदी को या अंग्रेजी को। अपनी भाषा का अस्तित्व समाप्त हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्याकरण के बंधन से मुक्त होकर के जो भाषा अलग रूप में निकलती है, कभी कभी वह भी बोली भाषा बन जाती है। उदाहरण के स्वरूप में भारत में सर्वप्रथम वैदिक संस्कृत बोली जाती थी। जो वैदिक ऋचाएं हैं हमारी, वे वैदिक संस्कृत में हैं। वैदिक संस्कृत की दुरूहता से आगे बढ़ने के बाद लौकिक संस्कृत का जन्म होता है और लौकिक संस्कृत में हमारे यहाँ रामायण महाभारत 18 पुराणों की रचना होती है। उसी लौकिक संस्कृत में कालिदास, भवधूत, भास आदि संस्कृत के साहित्यकारों की रचनाएं आती हैं। लेकिन उन्हीं नाटकों में पाली और प्राकृत भाषा के संकेत मिल जाते हैं। जो दास हैं, जो सेवक हैं, जो सामान्य महिलाएं हैं, उनकी भाषा वहां संस्कृत नहीं है, वहां पाली प्राकृत की भाषा है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम में भी देखा जा सकता है, भास के नाटकों में देखा जा सकता है, स्वप्न वासो दत्तम में है, प्रतिज्ञा यौगंधरायण में भी है। तो वहां पर जो पाली और प्राकृत अशिक्षित व्यक्तियों की या असभ्य व्यक्तियों की या दासों की भाषा थी, नौकरों की भाषा थी, वह लौकिक संस्कृत के बाद जो बोली थी वह भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होती है।
और बौद्ध धर्म के आगमन के बाद, गौतम बुद्ध के आगमन के पश्चात संस्कृत भाषा मौन हो जाती है और जो बोली थी पाली, उस समय धर्म की प्रधानता के कारण पूरे भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत होती है और उनके समय में जितने साहित्य रचे गए वे पाली भाषा में आए, जबकि एक बोली के रूप में थी पाली भाषा। भारत के जो मजदूर एग्रीमेंट के तहत इंग्लिश हुकूमत के समय में भारत से प्रवासी होकर के मॉरिशस गए, त्रिनिदाद गए, टोबैगो गए, वेस्ट इंडीज गए, फिजी गए, वहाँ पर उन्होंने बिहार की जो भोजपुरी भाषा थी, जो एक बोली के रूप में थी, उस बोली को लेकर गए और मॉरिशस में जाकर के, वेस्ट इंडीज में जाकर के, त्रिनिदाद में जाकर के, टोबैगो में जाकर के उन्होंने उस बोली को छोड़ा नहीं। और आज मॉरिशस में वही प्रभावशाली हैं जो बिहार के एग्रीमेंट के तहत गए थे। एग्रीमेंट के तद्भव रूप गिरमिटिया मजदूर उन्हें कहा गया और वही गिरमिटिया मजदूर के पौत्र प्रपौत्र आज वहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, मॉरिशस में प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और वहाँ की राष्ट्रभाषा के रूप में भोजपुरी स्वीकृत हो गई, जबकि वह बिहार की एक बोली है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार के पश्चिमी क्षेत्र की वह बोली है। पूरे बिहार की बोली भोजपुरी नहीं है, लेकिन पूरे संसार में यदि देखा जाए तो भारत की एक बोली यदि प्रतिष्ठित हुई भाषा के रूप में तो वह मात्र भोजपुरी थी और भोजपुरी श्रमिकों की वह भाषा थी। और आज वह बोली मॉरिशस की राष्ट्रभाषा बन गई। यहां से जाने के बाद जो प्रवासी भारतीय वहां पहुंचे, उन्होंने अपने नाम को भारतीय नाम के रूप में ही रखा। उन्होंने अंग्रेजी को नामकरण के रूप में स्वीकार नहीं किया। आज भी वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ियों का नाम देख लिया जाए तो वे सभी 100% भारतीय नाम हैं। भारत में पिंटू, बबलू, डब्लू, बिट्टू इत्यादि नाम हो सकते हैं, लेकिन वहां के लोगों ने ऐसे नामों को स्वीकार नहीं किया। मॉरिशस में देखें, सर शिवसागर राम गुलाम है, नवीन चंद्र राम गुलाम है, रामफल हैं। वेस्ट इंडीज में देखा जाए शिवनारायण चंद्रपाल, रामनरेश श्रवण, रामदहीन, कालीचरण, तो ये जो नाम हैं वे एक बोली के प्रभाव से है जिसको उन्होंने अपनी भाषा के रूप में स्वीकार किया है। कभी कभी वित्तीय कारणों से भी
कोई बोली भाषा बन जाती है और उसे व्यापकता मिल जाती है। भारत में जब हिंदी सिनेमा का प्रचार प्रसार अधिक होने लगा तो दक्षिण भारत के जो कलाकार थे, जो तमिल भाषी थे, मराठी भाषी थे, गुजराती भाषी थे, उन्होंने उस खड़ी बोली को स्वीकार किया और हिंदी के चलचित्रों में पात्र के रूप में भाग लिया। और आश्चर्य है कि आज की परिस्थिति में हिंदी भाषी पात्रों से अधिक जो सुदूर दक्षिण के प्रांत हैं, वहां की बोलियों के नायक नायिका प्रभावशाली रूप में हिंदी सिनेमा में छाए हुए हैं। कहीं भी भारत में आप चले जाइए, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ के श्रमिक जरूर मिलेंगे। इन श्रमिकों की जो भाषा है वहां पर अन्य श्रमिकों की भाषा बन जाती है। वह बोली वहां पर भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। आज मुंबई में, चंडीगढ़ में, कोलकाता में वहां की स्थानीय भाषा से अधिक बिहार की बोली का प्रभाव है, खासकर भोजपुरी का। पुलिस की भाषा बन गई भोजपुरी। तो इस प्रकार से कब भाषा बोली बन जाएगी और कब बोली भाषा बन जाएगी, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। सैन्य, साहित्य, धर्म, दर्शन, प्रशासन, विज्ञान की सहायता प्राप्त करके कोई भी बोली भाषा बन सकती है और इनके अभाव में कोई भी समृद्ध भाषा पुनः बोली बन जाएगी। यह साहित्यिक प्रमाण है। कभी कश्मीर, धर्म, दर्शन और संस्कृति के विद्वानों का गढ़ था। कल्हण, विल्हण इत्यादि संस्कृत के रचनाकार थे। वहां के पंडित विश्व स्तरीय धर्म और दर्शन के ज्ञाता माने जाते थे। आज इस्लाम के प्रभुत्व के कारण वहां के ब्राह्मणों के पलायन के कारण वहां की भाषा संस्कृत समाप्त हो गई। जो डोगरी भाषा थी, डोगरा सैनिकों की, जो हिंदू परिवार से जुड़े थे, वह डोगरी भाषा अब कश्मीर में नहीं बोली जाती है। कश्मीर में वही बोली जाती है जिसका मैंने पहले उल्लेख किया कि जो युद्ध शिविर की भाषा थी, जो बाजार की भाषा थी। उर्दू का अर्थ बाजार भी होता है। तो
उस सैन्य शिविर की भाषा वहां पर प्रमुख इसलिए हो गई क्योंकि पाकिस्तान के प्रभाव के कारण वहां हिंदी का विरोध भी हुआ और हिंदी राष्ट्रभाषा अब कश्मीर में प्रयुक्त नहीं हो पाती। इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि कोई भी भाषा बोली बन सकती है, प्रयोग के अभाव में, और कोई भी बोली भाषा बन सकती है प्रयोग के आधित्य के कारण। अभी भारत में जो विज्ञान है, अभियंत्रण विभाग है, तकनीकी विभाग है, इसकी भाषा अंग्रेजी है। वहां पर हिंदी का प्रचार नहीं हुआ, लेकिन दूसरे देशों में देखा जाए तो जो किसी अन्य देश से अलग हुए, उन्होंने अपनी भाषा में अपने राष्ट्र के विकास के लिए, बल्कि अपनी बोली को उन्होंने भाषा का स्वरूप प्रदान किया और आज वे स्वतंत्र रूप से उस बोली को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। जैसे संयुक्त सोवियत संघ रूस कभी बहुत बड़ा राष्ट्र माना जाता था, वह राष्ट्र जब कई खंडों में विभाजित हुआ तो उन खंडों की जो बोली थी, उन खंडों की राष्ट्रभाषा बन गई। उन्होंने रसियन को छोड़ दिया, इसलिए कि रूस से अलग हुए, तो रूस से अलग होने के बाद उन्होंने अपनी पूर्व की राष्ट्रभाषा रसियन को छोड़ दिया और अपने क्षेत्र की उस बोली को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। जैसे ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये सब उससे अलग हुए, उन्होंने अपने क्षेत्र की बोली को स्वीकार किया। यदि कल पाकिस्तान का बंटवारा होगा, जिस प्रकार का वहां विवाद चल रहा है, तो विभिन्न क्षेत्रों की जो भाषा है, बोली है, वहां की वह राष्ट्रभाषा बन जाएगी। जैसे बलूचिस्तान की राष्ट्रभाषा बलूच होगी, सिंध की राष्ट्रभाषा सिंधी होगी, पंजाब की भाषा पंजाबी होगी, और आज भी वहाँ जो कार्य होते हैं वे सैन्य प्रभाव के चलते, साहित्यिक प्रभाव के चलते व्यावहारिक तौर पर ज़्यादा पंजाबी में होते हैं। इस प्रकार कोई भी भाषा राज्याश्रय प्राप्त करके धार्मिक प्रभाव के कल चलते बोली से भाषा बन जाती है और इनके अभाव में भाषा से बोली बन जाती है। जिस समय भारत
से अंग्रेज जाने लगे थे, उस समय आचार्य दयानंद सरस्वती ने पंजाब में आर्य समाजियों को प्रेरणा दी कि आप अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी का उल्लेख करें। स्थिति हुई कि हिंदी का उल्लेख किया जाने लगा। जो पंजाबी थे, जो हिंदू से ही सरदार बने थे, उनके जी में खड़का कि नहीं, अच्छा नहीं है। स्थिति हुई कि जो पाकिस्तान की तर्ज पर भारत से अलग होने का सपना खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने देखा, उसकी भाषा पंजाबी है। अर्थात हम भारत से अलग होंगे तो भारत की राष्ट्रभाषा से भी अलग होंगे। यही होता है, किसी भी राष्ट्र से कोई उसका हिस्सा जब अलग होता है तो उस राष्ट्र की, पूर्व राष्ट्र की राष्ट्रभाषा को, राजकीय भाषा को वह छोड़ करके अपने क्षेत्रीय बोली को भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करता है। भारत से बहुत पहले अलग हुआ था श्रीलंका। श्रीलंका में चूंकि बौद्ध धर्मावलंबी ज्यादा हैं, जो सिंहली करीब 90% वहां पर बौद्ध धर्मावलंबी हैं। उन बौद्ध धर्मावलंबियों ने जो हमारे यहाँ की पाली भाषा थी, वह बौद्ध धर्म के प्रसार की भाषा थी और उसको उन्होंने स्वीकार किया। आज वहाँ उसी भाषा का प्रभाव है, उसी बोली का प्रभाव है जो वहाँ की राजकीय भाषा है। और वहीं पर रहने वाले तमिल उन सिंहलियों का ही विरोध नहीं करते, अपितु वो सिंहली भाषा का भी विरोध करते हैं। और वो जो स्वप्न देखते हैं कि हमारा इस श्रीलंका से विभाजन होगा, तो वह विभाजन सिर्फ राष्ट्र का ही विभाजन नहीं होगा, भाषा का विभाजन होगा। और वह तमिल उनकी दृष्टि में वहां की राष्ट्रभाषा बनेगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक भाषा जो कभी संपूर्ण देश की राष्ट्रभाषा के रूप में हुई, साहित्यिक भाषा के रूप में अपनाई गई, वह विपरीत परिस्थिति में बोली के रूप में रह जाती है। आज जिस भाषा में रामचरितमानस रचा गया, वह रामचरितमानस भारत के उत्तराखंड से लेकर के तमिलनाडु तक, राजस्थान से लेकर के असम तक भले स्थान प्राप्त करे, लेकिन अवधी आज साहित्य की भाषा नहीं रही। आज अवध क्षेत्र की वह एक बोली बन गई है, लोक भाषा बन गई है। लौकिक जीवन में जो प्रयुक्त होती है उसको लोक भाषा या बोली कहते हैं। साहित्यिक और प्रशासनिक रूप में जो स्वीकृत होती है
उसे भाषा कहते हैं। ब्रज भाषा जिसका प्रसार और प्रचार कराने में मुख्य भूमिका वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ की थी, वही भाषा भक्ति काल में मुक्तक कवियों की, पूरे भारत के मुक्तक कवियों की साहित्यिक भाषा बनी। लेकिन वह ब्रज भाषा आज पुनः बोली के रूप में आ गई। जो बांग्ला कभी एक राज्य की भाषा होती थी, बोली होती थी लोक भाषा के रूप में, वह बोली बांग्लादेश की राष्ट्रभाषा हो गई। यहां तक कि जो मुस्लिम बांग्लादेश में रह करके बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम का विरोध करने वाले थे, बांग्ला भाषा का विरोध करने वाले थे, पाकिस्तान का समर्थक करने वाले थे, उनको उर्दू मुसलमान, बिहारी मुसलमान कह करके बाहर किया गया। उन्होंने भगाना शुरू किया कि नहीं, ये बांग्ला भाषा का विरोध करते हैं, ये उर्दू का समर्थन करते हैं, इसलिए इनको भगाया जाए यहाँ से। जिस समय कई बोलियां भारत में थीं और प्रश्न ये हुआ कि हमारा देश यदि अंग्रेजी दास्ता से मुक्त होगा तो उसकी एक भाषा बननी चाहिए, कोई सर्वस्वीकार्य भाषा हो। तमिलनाडु के रहने वाले तमिल को चाहते थे, पंजाब के रहने वाले पंजाबी को चाहते थे, गुजरात के रहने वाले गुजराती को चाहते थे, बंगाल के रहने वाले बंगला को चाहते थे। लेकिन महात्मा गांधी आदि जो राष्ट्रवादी थे, उनको ऐसा लगा कि जो बोलियां प्रयुक्त हो रही हैं, जो क्षेत्रीय हैं, किसी एक राज्य की हैं, उनसे भारत की समग्रता का बोध नहीं होता है। यदि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया जाए तो इस पर बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इत्यादि का कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे नहीं पता चलता है कि यह एक क्षेत्र विशेष की भाषा है, जबकि पंजाबी से पंजाब क्षेत्र की, उड़िया से उड़ीसा क्षेत्र की, बांग्ला से बंग क्षेत्र की, मलयालम से केरल क्षेत्र की, तेलुगु से आंध्र क्षेत्र की सूचना मिलती है। इस प्रकार यह निर्णय किया गया कि नहीं, हिंदी हमारे केंद्र की एक बोली रही है, प्रशासनिक क्षेत्र हमारा, प्रशासनिक केंद्र कहिए, हमारा पूर्व का हस्तिनापुर, वर्तमान का दिल्ली रहा है। इसलिए दिल्ली के इर्द गिर्द जो बोलने वाली खड़ी बोली है, उसी को हम निर्विरोध रूप में भाषा के रूप में स्वीकार करें। और 42 की क्रांति के पूर्व ही भारतेंदु युग में अंग्रेजों से मुक्ति के लिए एक खड़ी बोली को साहित्यिक भाषा बनाया गया, विरोध की भाषा बनाया गया, संघर्ष की भाषा बनाया गया। और
उस संघर्ष के अगुआ कभी भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, तो उसी संघर्ष के अगुआ आगे चल करके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद हुए, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन या प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता करके, और स्थिति हुई कि भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया गया वह कभी बोली थी, खड़ी बोली, और उसमें भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या जो भी रहें धर्मावलंबी, सबने सहायता की। और हमारा भारत जब आज़ाद हुआ तो हमारी एक राष्ट्रभाषा भी स्वीकृत हुई, जिसे आज राष्ट्रभाषा हिंदी कहा जाता है। लेकिन पूर्व में देखा जाए तो यहाँ हमारी भाषा जो आज हिंदी है वह कल की पुरानी हिंदी है, खड़ी बोली है। बल्कि पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी में भाषाई तौर पर विभाजन भी हुआ है। पूर्वी हिंदी में अवधी आती है तो पश्चिमी हिंदी में ब्रज आती है। जो बोलियां थी, बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो मगही और मैथिली तो बिहारी क्षेत्र में ही रह गई, आगे नहीं बढ़ी। लेकिन भोजपुरी ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की और वह आज मॉरिशस की राष्ट्रभाषा है, फ्रेंच गुयाना की भाषा है, वेस्ट इंडीज की भाषा है, सूरीनाम, त्रिनिदाद टोबैगो की वह भाषा बनी हुई है। और उस भाषा के बोलने वाले वहाँ के सर्वोच्च पदाधिकारी हुए हैं। जैसे अभी हाल में ही त्रिनिदाद टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला विशेषर थी, जो पूर्णतः भोजपुरी भाषी परिवार से गई थी। बिहार के बक्सर जिला की इटाढ़ी थाना का उनका मूल परिवार था। तो इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि कोई भी भाषा साहित्य, धर्म, दर्शन, संस्कृत, तकनीकी इत्यादि की सहायता से बोली से भाषा बनती है, तो इनके अभाव में भाषा से बोली भी बन जाती है। जैसे आज भारत में अरबी और फारसी के रूप में कोई प्रयोग नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है उर्दू के रूप में हो रहा है। उर्दू मेड इन इंडिया बोली थी, जो आज मुसलमानों की एक अच्छी आबादी की भाषा बन गई। और अरबी और फारसी नमाज और अजान के रूप में भले हो, लेकिन तकरीर की भाषा, विचार विमर्श की भाषा, विश्लेषण की भाषा उर्दू ही है, जिसमें अरबी और फारसी के शब्दों का बाहुल्य है, लेकिन क्रिया और कर्ता
ये सभी हिंदी के ही। इस प्रकार उर्दू एक मिश्रण है हिंदी, अरबी, फारसी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के। तो आज हम यह बताना चाहते हैं कि कोई भी भाषा बोली बन सकती है और कोई भी बोली भाषा बन सकती है। बहुत छोटा राष्ट्र है नेपाल। नेपाल कभी गुलाम नहीं हुआ। आज तक वह विश्व का ऐसा राष्ट्र है जो कभी गुलाम हुआ ही नहीं। इसलिए नेपाल में कभी न तो अरबी फारसी स्वीकृत हुई, न अंग्रेजी स्वीकृत हुई, न उर्दू स्वीकृत हुई। आज वहाँ पूरे राष्ट्र की भाषा नेपाली है। अन्य बोलियां वहाँ पर महत्वहीन हैं, जो भी है वह एक है। इजराइल में एकमात्र जो विभिन्न क्षेत्रों की बोली थी हिब्रू, वहाँ की राष्ट्रभाषा है। भले ही इजराइल में फ्रांस से फ्रेंच बोलने वाले, रूस से रसियन बोलने वाले, मणिपुर भारत से मणिपुरी बोलने वाले, जर्मन से जर्मन बोलने वाले यहूदी वहाँ गए, लेकिन उन्होंने वहाँ की भाषाओं का परित्याग करके अपने धर्म ग्रंथ की जो बहुत पुरानी भाषा थी, जिसका अस्तित्व समाप्त हो गया था, इजराइल की स्थापना के बाद तत्काल ही उसी भाषा को महत्व मिला और वह भाषा वहाँ पर धर्म, संस्कृति, दर्शन, परंपरा, तकनीकी इत्यादि की भाषा बन गई। एक राष्ट्र की महत्ता के लिए एक भाषा की पूर्ण स्वीकृति आवश्यक है। यही कारण है कि जो राष्ट्र गुलाम बन जाता है तो गुलाम करने वाले का धर्म ही उस पर आरोपित नहीं होता है, उसकी भाषा भी आरोपित हो जाती है, उसे स्वीकार करना पड़ता है। जैसे चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया, तिब्बत को कहा कि भारत ये चीन का हिस्सा है, ये अलग राष्ट्र नहीं है। इसके चलते चीन ने वहां के लोगों को ही नहीं भगाया, वहां की भाषा को भी भगा दिया कि आपको तिब्बती भाषा का प्रयोग नहीं करना है, कोई साहित्य प्रकाशित नहीं करना है, जो कुछ भी प्रकाशित होगा वह एकमात्र चीनी भाषा में होगा। तो जो तिब्बत प्रारंभ में साहित्य की समृद्ध भाषा थी, वह आज बोली बन करके रह गई। इस प्रकार फिलीपींस, हांगकांग इत्यादि जो क्षेत्र हैं, उसको जो चीन हस्तगत करना चाहता है, तो वहाँ के लोगों की जो भाषा है उसको भी वह समाप्त करना चाहता है कि नहीं, हमारी चीनी भाषा ही रहेगी वहाँ भी, और इस दृष्टि से वहाँ पर हमारा प्रसार होगा। जैसे
मैंने पूर्व में भी बताया कि भारत कभी मुस्लिमों का गुलाम रहा, कभी अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। तो जब मुस्लिम हुकूमत थी यहाँ पर, उस समय अरबी और फारसी जो भारत के क्षेत्र से बहुत कम क्षेत्र की भाषा थी, वह यहाँ की भाषा बन गई। यहाँ की समृद्ध भाषा पहले संस्कृत थी, बाद में राजाश्रय समाप्त हो गया, राजा ही खत्म हो गए, तो संस्कृत गौण हो गई। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद यहाँ के साहित्यकारों ने एक संगठन बनाया, राष्ट्र के लिए ही नहीं, राष्ट्रीय भाषा के लिए भी, और क्षेत्रीय बोलियों को छोड़ करके भाषाई तौर पर एक सेना का निर्माण किया, एक सेना का गठन किया, और जिस सेना का नाम रखा गया हिंदी। वह हिंदी बनारस के रहने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी है, वह हिंदी पंजाब के सरदार पूर्ण सिंह की भी है, वह हिंदी मध्य प्रदेश के चिरगांव के रहने वाले मैथिली शरण गुप्त की भी है। अर्थात वह हिंदी बिहार या उत्तर प्रदेश की नहीं है, वह समस्त भारत की है। जैसे कभी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यदि मेरा देश आजाद होगा और यहाँ की कोई राष्ट्रभाषा बनेगी तो वह राष्ट्रभाषा हिंदी हो, जबकि स्वयं वो बंगला भाषी थे। महात्मा गांधी ने हिंदी के लिए उतना प्रसार प्रचार किया जितना किसी भी बिहार और उत्तर प्रदेश के किसी शीर्षस्थ राजनेता ने नहीं किया, जबकि स्वयं गुजराती थे। उन्होंने परामर्श दिया था प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कि आपको हिंदी में राष्ट्र को संबोधन करना चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अंग्रेजी के विशेषज्ञ थे, वैज्ञानिक थे। हिंदी उनकी पूरी पकड़ वाली नहीं थी, लेकिन राष्ट्र के प्रधान होने के चलते उन्होंने हिंदी सीखी ही नहीं, हिंदी में बहुत जगह जाकर के उन्होंने अपने मत की अभिव्यक्ति भी की। इस प्रकार जो राष्ट्रभाषा होती है या भाषा होती है, वह स्थानीय सीमा से, क्षेत्रीय सीमा से व्यापक सीमा की ओर जाती है, और जो बोली होती है वह सीमित सीमा में प्रवेश करती है। लेकिन कुछ कारण हैं जिन कारणों के आधार पर सीमित क्षेत्र वाली बोली व्यापक क्षेत्र की भाषा बन जाती है, और उन कारणों के अभाव में व्यापक क्षेत्र वाली भाषा कालांतर में बोली बन जाती है। जैसे संपूर्ण
मध्यकालीन हिंदी साहित्य अर्थात भक्ति काल और रीति काल के शीर्ष पर रहने वाली अवधी और ब्रजभाषा आज बोली के रूप में संकुचित हो गई है, सीमित हो गई है और हिंदी ने उन्हें संकुचित होने के लिए बाध्य किया है। इसलिए कि जिस समय वो शीर्ष पर थी, हिंदी एक मेरठ से लेकर के दिल्ली तक बोली जाने वाली बोली थी, जो आज राष्ट्रभाषा बन गई और वे जो दोनों साहित्यिक भाषाएं थी आज पुनः बोली बन गई। तो स्नातक तृतीय खंड के विद्यार्थियों के लिए, जैसा मैंने पहले बताया कि भाषा विज्ञान पत्र में भाषा और बोली का अध्ययन अपेक्षित है, वह उनके पाठ्यक्रम में है। इस कारण यह जो मेरा आज का व्याख्यान है उन विद्यार्थियों के लिए एक आधार होगा जो आगामी परीक्षा में सम्मिलित होंगे 2020 की स्नातक तृतीय खंड की हिंदी प्रतिष्ठा की परीक्षा में। मैं आप लोगों से पुनः कहना चाहता हूं कि आप ऑनलाइन हम लोगों से जुड़े रहें। विभिन्न विभागों का अध्यापन चल रहा है ऑनलाइन मोबाइल के द्वारा। हिंदी में मेरे अतिरिक्त एक मित्र हैं प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह, वे भी अध्यापन कर रहे हैं। आप अपने मोबाइल का उपयोग अध्ययन के लिए कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक आप हमसे प्रश्न करें। पाठ्यक्रम की सीमा में हम उनका उत्तर देने का सद प्रयास करेंगे। हम आपकी मदद करेंगे। कोरोना का संकट कब तक रहेगा, शायद ईश्वर के वश में भी नहीं है। हो सकता है कि आप लोगों की परीक्षा भी ऑनलाइन हो या जो स्वरूप होगा परीक्षा का पूर्व से भिन्न होगा। इसलिए अध्ययन और अध्यापन का एकमात्र माध्यम रह गया है ऑनलाइन टीचिंग, और इस ऑनलाइन टीचिंग का आप लाभ उठाएं। धन्यवाद।